afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So let's continue our discussion from where we left in the last class. So we were talking something about distance traveled. तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बातें बताई थी, राइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में. तो मैंने आपको बताई थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम तभी डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बात करेंगे व्हेन एक्चुअल जर्नी अंडरटेक होगी या फिर वी हैव अंडरटेकन द एक्चुअल जर्नी. तो जब हम एक्चुअल जर्नी अंडरटेक करते हैं तभी हम डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. ठीक है, अगर हम दो पॉइंट के बीच में एक्चुअल जर्नी अंडरटेक ना करें तो हम बोलेंगे उसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नॉट डिस्टेंस ट्रैवल. दिस इज अ वेरी सटल पॉइंट. इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव के सवाल आते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक होती है. तो इस पॉइंट को ध्यान रखें. ये अलग बात है कि कॉम्पिटेटिव के बुक्स में इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, बट सही डेफिनेशन इसका जो मैं लिखा रहा हूँ वही है कि जब आप जर्नी अंडरटेक करो तभी आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे. अगर आप जर्नी अंडरटेक नहीं कर रहे हो तो आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करोगे. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है. सो इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मैंने आपको शायद ऐसा यूनिट भी बता दिया था. मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल पाथ टेकन बाय द बॉडी जो होता है वही होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट. ये सब चीजें हमने बेसिक बातें की थी. अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट ये है जो मैं यहाँ पे लिखाना चाहूंगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड always is always or no, sorry, distance traveled always increases if body is in motion. Irrespective of how the body is traveling. Irrespective of how the body is traveling. डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा बढ़ता ही रहेगा. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का एग्जाम मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो इट इज बीइंग शोन बाय द ओडोमीटर ऑफ योर व्हीकल. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज शोन बाय ओडोमीटर जो किलोमीटर की रीडिंग देती है. अब जो ओडोमीटर की रीडिंग होती है, अगर आपने देखा होगा, ये ऐसा 4 डिजिट्स होता है. ठीक है, 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स के भी बनते हैं. और ये जो लास्ट वाला है ये वेरिएबल होता है, ये वेरी करता जाता है. ये इस कुछ मारने के बाद ये बढ़ता है. तो सारे वेरिएबल होते हैं, सारे वेरिएबल होते हैं. तो सपोज यहाँ पे 2 3 4 6 आज आप देख रहे हो. थोड़ी देर के बाद अगर गाड़ी चल रही है तो ये 2 3 4 7 होगा, 2 3 4 8 होगा. गाड़ी कैसे चल रही है, गाड़ी चल के उसी जगह पे आ गई वापस, इससे कोई मतलब नहीं है. ये हमेशा बढ़ता रहता है. तो जो ओडोमीटर की रीडिंग होती है, जो किलोमीटर की रीडिंग दिखाती है, वो हमेशा बढ़ता रहता है. तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज shown by odometer of the vehicle and it always increases अगर बॉडी चल रही है. अगर आपको सिर्फ बोल दे डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? द आंसर मे नॉट बी. क्यों? क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड नहीं बढ़ेगी. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस का स्टेटमेंट जो है ये गलत है, राइट. इट इज नॉट करेक्ट. बिकॉज अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा नहीं बढ़ेगा. लेकिन हाँ, अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा इंक्रीज ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो ये है वो है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो ये डिस्प्लेसमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वेक्टर का मॉड्यूलस, फिर एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के मॉड्यूलस से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इधर उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, हमेशा कभी कम नहीं हो सकता. डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. ये बात आपको समझनी है. छोटे छोटे क्वेश्चन जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट चेकिंग का, तो ये समझ में आना चाहिए. डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा. अच्छा, बड़ा कब होगा? अगर अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है. इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ, मैं हर पॉइंट नहीं लिखा सकता, आप लिखते चलो ध्यान से. अगर आपको याद नहीं रहेगा, आपको लगता है कि अगर हम नॉन लीनियर पाथ लें, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा जा रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप क्या होगा?
इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो एक्चुअल पाथ है। तो ठीक है, इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, विदाउट एनी यू टर्न, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है विदाउट एनी यू टर्न, तो मान लो यहां से स्टार्ट की बॉडी यहां पहुंची, स्ट्रेट लाइन में गई, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी यही हुआ। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड्यूलस। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में गई विदाउट एनी यू टर्न, बात सुनिएगा, विदाउट एनी यू टर्न, अगर यू टर्न हो रहा है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल अगेन बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर यू टर्न हो रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस। बेसिक बात समझ में आई है। नेक्स्ट देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, इसके बारे में आपको शायद पता ना हो तो सुनिएगा। देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू dt, which can also be understood as integration of speed into dt। वेलोसिटी के वेक्टर के मॉड्यूलस को हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है, ये आपको बताया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड इनटू dt, सो दिस इज व्हाट, और ये इनिशियल टाइम इनिशियल टू टाइम फाइनल, ये है आपका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसको हम लोग याद रखेंगे और इसको हम लोग यूज करेंगे इन स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ठीक है। मोस्टली आपको ये समझना है कि इस फॉर्मूले का जो यूज है वो बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन अगर कभी सवाल आ जाए तो आपको ये समझना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है इट विल बी फाउंड आउट बाय इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू dt, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू dt और स्पीड इनटू dt, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर है ये? इसको हम लोग यूज करेंगे स्पेसिफिक केसेस में, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस पॉइंट को नोट करें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकाली जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है? okay. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सपोज अगर मैं बोलूं टी इनिशियल एंड टी फाइनल, टी इनिशियल एंड टी फाइनल, टी इनिशियल एंड टी फाइनल, आई मतलब टी इनिशियल और टी एफ मतलब टी फाइनल, ठीक है, टी इनिशियल एंड टी फाइनल, याद रहेगा, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, तभी तो आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलेगा ना, दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में कितना चला है, ठीक है। ओके, चलिए आइए, सपोज मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आपको बताना ये सही है या गलत है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस विथ टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस विथ टाइम, ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है? आपको बताना है, आपको बताना है, सोच के बताना है, सोच के बताना, हड़बड़ी मत करना। अभी जस्ट मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया, अभी जस्ट, हाँ, सोच के बताना। इफ अ पार्टिकल moves in a straight line, then distance traveled is equal to magnitude of displacement. If particle moves in a straight line, then distance traveled is equal to magnitude of displacement. Distance traveled is equal to magnitude of displacement. ये आपको बोलना है. Then distance traveled must be equal to, sorry, is नहीं, इसमें थोड़ा सा संशय रह जाएगा, must be equal to magnitude of displacement. Distance traveled always increases with time. ये क्या होगा? अगर बॉडी रेस्ट पे है, ये ऑलवेज मतलब हमेशा गलत है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल नॉट इंक्रीज, स्पीडोमीटर सॉरी ओडोमीटर की रीडिंग वही दिखाएगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
ऑलवेज बोला है, ऑलवेज बोला है बोल के फॉल्स हो गया, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। So guys, the second point which I was discussing was that in the last slide is that if if a body moves in a straight line then distance traveled must be equal to displacement. ये गलत क्यों है? क्योंकि अगर बॉडी, सुनो, अगर बॉडी ऐसे जाए एंड देन अगेन इट इज कमिंग बैक लाइक दिस, ऐसे गया, ठीक है, और फिर वापस आ गया, ठीक है, रिटर्न आया, ऐसे गया और रिटर्न आया, समझो ऐसे, इट इज गोइंग लाइक दिस, ध्यान से देखो, इट इज गोइंग लाइक दिस, और फिर ये वापस आ गया ऐसे, एक ही लाइन में आया, थोड़ा सेपरेट दिखा रहा हूं ताकि मैं दिखा सकूं कि कैसे इसका पाथ है। एक ही लाइन में गया है, वापस इधर इसी में आया, इसी में वापस आ गया। तो इस केस में भी ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, बॉडी स्टिल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, body is moving in a straight line, right? But distance traveled is greater than displacement vector का magnitude। displacement vector क्या होगा यहाँ पे? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? एरो के साथ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा ये पूरा ये लाइन है प्लस ये लाइन है, but displacement is only this vector, जो एरो है उसकी लंबाई है। So distance traveled is greater than displacement in this case, right? That's why that is wrong, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस का, सॉरी, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस का, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ between, not length of path because actual path से कोई लेना नहीं देता है, it is the length of a straight line joining the initial and final points। ये बेसिक डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सुनना ध्यान से, सुनो 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 सुनो, हड़बड़ी मत करो, सुनो सुनो, क्लियर होगा। सर वॉइस ब्रेकिंग, just give me a moment, let me check, okay, just give me a moment, just give me a moment, just give me a moment, just give me a moment please। Okay, are you able to hear me now properly? Are you able to hear me properly now? Clear है ये? पक्का? ठीक ठीक, ओके ओके, फाइन 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 फाइन, नो इशू नो इशू। आइए, so distance between 2 points exists even if, very important, journey is not undertaken।
ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये समझो। दो पॉइंट के बीच की जर्नी अगर अंडरटेक की गई है नहीं की गई है कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड में यही मेजर डिफरेंस है। जर्नी अंडरटेक हुई है नहीं हुई है कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड तब, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तब भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड मार्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड जुपिटर, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड सन। मान लो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड सन, चलो जुपिटर का तो चलो कोई ना कोई सैटेलाइट वेटेलाइट भेजा गया या फिर कोई ऐसा रोवर भेजा गया। सन में तो कुछ भी नहीं भेजा गया, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एग्जिस्ट करता है। तो जर्नी अंडरटेक नहीं हुई है, फिर भी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विल ओनली कम इनटू पिक्चर व्हेन द जर्नी इज अंडरटेकन। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यहां पे एक सवाल पूछा जा रहा है, कैंट डिस्टेंस बी लेंथ ऑफ द कर्व? यस, नो 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 नो, डिस्टेंस कैन नॉट बी लेंथ ऑफ द कर्व, डिस्टेंस इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। Distance is always the straight line. Distance traveled can be a curve, can be straight line, anything. Displacement will always be a straight line, and distance between 2 points will always be a straight line. So distance is also the length of the straight line. This is what is the definition of distance. ये अलग बात है कि किताबों में आप डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल दोनों को यूज कर लेते हैं ऐसे ही, लेकिन डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल में फर्क है और बहुत ही सटल फर्क है। तो एग्जाम में आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। चलो क्विकली से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फास्ट। नोट इट डाउन फास्ट। ओके ओके, फिर से बता देता हूं, डिस्टेंस जो होगा जर्नी से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन की लंबाई हो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब जर्नी अंडरटेक होगी। इसको अच्छे से लिखो, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी। तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर ली, राइट, हमने टाइम की बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। आइए बेसिक बात है, तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिक डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of a particle or body with time. Rate of change of position of a particle or body with time. This is known as velocity. ठीक है, rate of change of position of a particle or body with time. इसका हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये तो स्टेटमेंट हो, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगेन जैसे मैं बोल चुका हूँ, ये आप फंडामेंटल बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड करते चलो, फिर क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट होगा तो सिर्फ क्वेश्चन ही है, लेकिन फंडामेंटल के बिना क्वेश्चन करने जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा, इसकी एसआई यूनिट क्या है?
इसकी एसआई यूनिट जो है वो होगी मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, ये अपने को पता है, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होती है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, और दूसरी होती है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेलोसिटी एट अ और वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या पिन पॉइंट टाइम पे जो वेलोसिटी हम निकालते हैं उसे बोलते हैं वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी होती है वेलोसिटी इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो एक इंस्टेंट पे डिफाइन होती है, ठीक है, एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो एक इंस्टेंट पे, सॉरी, इंस्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो इंस्टेंट पे डिफाइन होती है, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो एक इंटरवल पे डिफाइन होती है। इंटरवल हमेशा दो इंस्टेंट के बीच का ड्यूरेशन होता है, एक इनिशियल इंस्टेंट होता है, एक फाइनल इंस्टेंट होता है, इसके बीच का ड्यूरेशन होता है इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंट पे डिफाइन होती है, और एवरेज वेलोसिटी हमेशा इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफाइन होती है। इसका मतलब वेलोसिटी दोनों फॉर्मेट में डिफाइन हो सकती है, इंस्टंटेनियस मतलब इंस्टेंट पे, और एक ड्यूरेशन या इंटरवल ऑफ टाइम पे, दोनों पे डिफाइन होती है। याद करो, पोजीशन डिफाइन होता था इंस्टेंट पे, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होती थी इंटरवल पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी डिफाइन होती है इंटरवल पे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन इंस्टेंट का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। आपको समझ आ रही है बात? क्या आप लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी से अपने आप को एक्वाइंट कर रहे हो? डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी इंस्टेंट पे डिफाइन होगी, सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफाइन होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइन होता था, वैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइन होगी। क्या बात समझ में आ रही है? नॉट इन एन इंस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो इंस्टेंट और इंटरवल दोनों पे डिफाइन होगी। नोट कर लो क्विकली, फास्ट, आगे जाना है, नेक्स्ट पेज, फास्ट। ओके, चलिए, आई होप आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट, थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सुनना ध्यान से, अब हम बात करेंगे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की। पहले इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी विद टाइम। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करने का एक तरीका है dr वेक्टर बाय dt वेक्टर। दिस इज व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। इसको मैं लिख सकता हूं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। एकदम क्लियरली लिखो, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ आरटी ग्राफ, ठीक है। यहां पे, अच्छा ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ dr by dt। अच्छा, अब याद करो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोली थी कि डिस्प्लेसमेंट may not be equal to position vector. Displacement is equal to position vector only when the starting point is origin. क्या बताया था मैंने? But change in displacement is always equal to change in position vector. क्या मैंने ये बोला था? हमेशा change in displacement is equal to change in position vector, but displacement is equal to position vector हो ये जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पोजिशन वेक्टर के बराबर होगा तब जब इनिशियली पार्टिकल कहां पे हो? ओरिजिन पे हो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी इज इक्वल टू dr by dt, तो क्या एज dr vector is equal to ds vector, and this is satisfied always, this is always true, so can I say instantaneous velocity can also be defined as ds vector by dt? ये समझने वाली चीज है। तो जब भी dr by dt लिखो तो उसको हम ds by dt भी बोल सकते हैं। जब भी dr by dt लिखो उसको हम ds by dt भी बोल सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। इसको हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
with time, rate of change of displacement with time. ठीक है sir, please explain dr equal to ds. I am very sorry, you need to refer to the last discussion. That was a long discussion, I cannot again repeat the same thing. Please refer to last discussion, जो last class का discussion था उसको फिर से देखें, ये explained है, वो देखिए एक बार. Rate of change of displacement with time, that is ds by dt. क्या बात समझ में आ रही है? तो ds by dt को हम लोग लिख सकते हैं, it is the slope of tangent of st ग्राफ. समझे? ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ st ग्राफ. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखाता हूँ, सुनो ध्यान से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको ये लिखना है अपने कॉपी में. पॉइंट ये है कि RT और ST और फॉर दैट मैटर वेक्टर्स की ग्राफ हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब ये है, सुनो, सपोज ये बोला गया, सुनो, ये बोला गया है कि dr by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द RT ग्राफ. अब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया और आपने यहाँ पे ग्राफ खींच दिया. ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा. दिस इज रॉन्ग. ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा. दूसरा, आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर ले लिया, इधर टाइम ले लिया, आपने ग्राफ खींच दिया, ऐसा ये भी देखने को नहीं मिलेगा. आपको करना क्या पड़ेगा? बिकॉज पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है. सो आपको xt का ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको yt का ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको zt का ग्राफ बनाना पड़ेगा. मतलब x डायरेक्शन में पार्टिकल कैसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस मान लो ये ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस मान लो ये ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस मान लो ऐसे जा रहा है. और फिर इन सब का dx by dt सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, dy by dt सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, dz by dt सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर dr by dt लिखना पड़ेगा एज dx by dt i कैप प्लस dy dt j कैप, सुने ध्यान से, प्लस dz dt k कैप. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये dx by dt क्या है? ये dx by dt है vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, होल्ड करना, हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी मत करो, आराम से सब समझ में आएगा. डू नॉट पैनिक. ध्यान सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैनिक मत हो. सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, किसी भी वेक्टर की ग्राफ आप डायरेक्टली नहीं खींच सकते. तो अगर आपको बोलेगा पोजीशन वेक्टर वर्सेस टी का ग्राफ, मतलब आपको मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ RT ग्राफ, तो आपने RT ग्राफ खींच दिया और यहाँ पे स्लोप खींच लिया, ऐसा नहीं होगा. आपको स्लोप ऑफ RT ग्राफ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ RT ग्राफ बोला है, तो आपको RT ग्राफ, आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर इज xi y कैप yj j कैप z कैप, तो आपको xt का ग्राफ सेपरेटली बनाना पड़ेगा, yt का ग्राफ सेपरेटली बनाना पड़ेगा, zt का ग्राफ सेपरेटली बनाना पड़ेगा, और फिर ये जो xt ग्राफ है इसमें स्लोप निकालना पड़ेगा. ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप लीनियर है. यहाँ पे स्लोप आपको अलग अलग जगह पे dx by dt की वैल्यू, dy by dt की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ y. यहाँ पे dz by dt एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. तो आपको कभी भी dr by dt वेक्टर निकालना है तो आप लिखोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ RT ग्राफ, लेकिन जो स्लोप आप, ये जो dx by dt है, ये आप xt ग्राफ से निकालोगे, ये आप yt ग्राफ से निकालोगे. समझो, ये xt ग्राफ से इसकी फीड आएगी, yt ग्राफ से इसकी फीड आएगी, और zt ग्राफ से इसकी फीड आएगी. समझे? डायरेक्टली आप ऐसे RT ग्राफ खींच के उसमें स्लोप खींच दिया, एक जगह पे RT का ग्राफ ऐसा हुआ, स्लोप ऐसे खींच दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. समझ में आ रही है बात? सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डायरेक्टली नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस, उनके जो ग्राफ्स हैं उन ग्राफ्स में से आपको ds by dt अलोंग x एक्सिस, ds by dt अलोंग y एक्सिस, ये सेपरेटली निकालना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट
ds by dt as velocity along x axis I cap, velocity along y axis j cap, velocity along z axis k cap. समझ में आ रहा है? और ये vx मैं फिर से लिखता हूँ, ये vx कहाँ से आएगा? दिस विल कम फ्रॉम स्लोप ऑफ xt ग्राफ. इसको अच्छे से लिखो, पहले लिखो, उसके बाद सोचो. नहीं सोच सके तो मैं फिर से बताऊंगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्लोप ऑफ yt ग्राफ और ये है स्लोप ऑफ zt ग्राफ. ठीक है, डायरेक्टली आप वेक्टर्स के ग्राफ नहीं खींच सकते. दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग. क्या क्लियर है? नोट करो इसे फास्ट, क्विकली. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पे आई होप यू हैव रिटन डाउन. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो उसको. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी exists or have both average and instantaneous values. सुनना ये जरूरी है, ये लिख के नहीं आता किताबों में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं लिखने के लिए. सर प्लीज शो प्रीवियस पेज. आई विल शो, जस्ट होल्ड. If a physical quantity have both average and instantaneous values, then if only the letter representing or denoting the variable is used, it means instantaneous value of that variable. It means instantaneous value of that variable. This is an important point. मतलब जैसे कि देखो, वेलोसिटी जो है ये एवरेज फॉर्म में और इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अगर मैं सिर्फ v लिखूं तो इससे आप क्या समझे? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. और अगर एवरेज होना होगा तो v के नीचे एवरेज लगा देगा या v को इस ब्रैकेट के अंदर डाल देगा. इसका मतलब होता है एवरेज. समझ में आया? जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट किस में एग्जिस्ट करता है? ओनली इंटरवल में एग्जिस्ट करता है. तो डिस्प्लेसमेंट तो इंटरवल में एग्जिस्ट करता है. लेकिन जैसे वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी इंटरवल में, सुनो फिर से सुनो. If a physical quantity have both average and instantaneous values, then if only the letter denoting the variable is used, it means instantaneous value of that variable. जैसे कि वेलोसिटी का एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों फॉर्म आता है. तो अगर एवरेज बताना का होगा तो v के नीचे एक एवरेज लगा देगा या v के साइड में एक एवरेज लगा देगा. लेकिन अगर सिर्फ v यूज हो रहा है तो उस v का क्या मतलब समझोगे आप? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? क्या समझोगे आप उसका मतलब? तुम सीख रहे हो, क्या मतलब है उसका? अगर सिर्फ v यूज होगा तो बोलो इंस्टेंटेनियस वैल्यू. समझ में आई बात? सिर्फ v यूज हुआ तो वी आर स्पीकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ये ग्राफ काफी, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. कम समझ में आया हो सकता है, बट इसे नोट करो फास्ट. डन? I think you are done, right? You are done? समझ में आई है बात? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो ध्यान से. नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी. तो पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की, इतनी सारी बात की. अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी में, वो क्या है? देखिए ध्यान से. एवरेज वेलोसिटी पहला पॉइंट है, इट इज denoted by v average or v within this curved bracket or triangular bracket. तो v
ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर एवरेज वेलोसिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी इधर रखा जाएगा, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर रखा जाएगा, या v एवरेज ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय v एवरेज और v वेक्टर, और उसको ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, देखो, ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज डेल आर बाई डेल टी। देखो डिफरेंस वही है, इंस्टेंटेनियस में हम यहाँ पे डी आर बाई डी टी करते थे, अब हम बात करेंगे डेल आर बाई डेल टी। नाउ डेल्टा टी एंड डी टी में क्या डिफरेंस है, डेल्टा टी थोड़ा सा बड़ा इंटरवल ऑफ टाइम होता है, डी टी जो होता है इट इज इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं जब हम लोग वी टॉक अबाउट डी टी। तो डेल आर बाई डेल टी है, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल आर मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ पोजिशन वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज फाइनल इंस्टेंट ऑफ टाइम माइनस इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द स्लोप ऑफ, ठीक है, सीकेंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब जैसा मैं बोल चुका हूं, डायरेक्टली आप तो फाइनल पोजीशन वेक्टर या इनिशियल पोजीशन वेक्टर वर्सेस टी ग्राफ में स्लोप नहीं निकाल सकते हो, तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निकालने के लिए x वर्सेस टी ग्राफ, y वर्सेस टी ग्राफ और उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट इट इज द स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ आरटी ग्राफ, नॉट टेंजेंट, सीकेंट। क्या है इसका मतलब, ये समझेंगे हम लोग। अच्छा, डेल आर बाय डेल टी है, तो फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस वेक्टर, क्या हम बोल सकते हैं कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल एस बाय डेल टी। तो डेल आर बाय डेल टी इज सेम एज डेल एस बाय डेल टी, विच विल बी इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट minus initial displacement over time final minus time initial, and this is can be understood as slope of secant of displacement versus time graph, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा सुनो एक सेकंड, अगर हम ऐसा समझें कि जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, दिस कैन बी अंडरस्टूड एज एक्स फाइनल आई कैप प्लस वाई फाइनल जे कैप प्लस जेड फाइनल के कैप, अगर हम 3D कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई इनिशियल जे कैप प्लस जेड इनिशियल के कैप। ये इसीलिए आपको इतना वेक्टर पढ़ाया गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, दिस कैन बी ये जो अगर पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल है, तो कैन आई राइट इट एज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जे कैप प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल, ये z फाइनल माइनस z इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल के कैप। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। तो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज स्लोप ऑफ, मैं काम करता हूं एक सेकंड, यहां नहीं लिखता हूं, ध्यान से देखो, मैं दूसरे पेज में जाऊंगा। इज दिस पेज डन? shall I move to the next page? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, फिर से लिखता हूँ, तो जो यहाँ पे था उसको कैरी फॉरवर्ड, फिर से लिखने में टाइम लगेगा, छोड़ो, मैं उसको फिर से नहीं लिखता हूँ। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चीज है x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट ऑफ xt कर्व। देखो समझो, सपोज मैं बोलूं यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, मतलब x कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है। सपोज इफ आई से माय ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, तो सपोज ये मेरा
ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है, सपोज दिस इज माय इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स, सॉरी, इनिशियल कोऑर्डिनेट टी इनिशियल टाइम का, और एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स इनिशियल है, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसका टाइम है टी फाइनल और एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स फाइनल। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये, ठीक है, तो अलग कलर से दिखाता हूँ फिर से एक बार। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये है सीकेंट ऑफ एक्सटी कर्व, और इस सीकेंट का स्लोप बिकॉज सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2। स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपने बेसिक कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ है। स्लोप देने के हमारे पास तरीके याद करो, क्या कहते हैं, tan थीटा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 की जगह पे क्या है, y कोऑर्डिनेट में क्या है, x कोऑर्डिनेट, तो विल इट बी इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। क्या ये क्लियर हुआ? सो एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट आता है, ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, दिस इज स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ xt कर्व। सिमिलरली ये वाला आ जाएगा स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ yt कर्व, और ये आ जाएगा स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ zt कर्व। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी तो ये आया था स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्सटी कर्व। स्लोप ऑफ, यहां पे मैंने लिखा नहीं था, ये था टेंजेंट ऑफ एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वाईटी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ जेडटी कर्व। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ एक्सटी कर्व, वाईटी कर्व एंड जेडटी कर्व। तो एक्सटी कर्व जैसे बनाया वैसे मेरे पास वाईटी कर्व बनेगा। वाईटी कर्व का एक, वाईटी कर्व का मेरा एक अलग रिलेशनशिप आ सकता है। सपोज मैं बोलूं वाईटी कर्व का मेरा रिलेशनशिप ऐसा आ रहा है, देखो ध्यान से, सपोज ऐसे वाईटी ग्राफ जो है मेरा ऐसा आ रहा है, तो इस केस में सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट है टी इनिशियल एक्स इनिशियल और टी इनिशियल वाई इनिशियल, और ये मेरा कोऑर्डिनेट है टी फाइनल वाई फाइनल। फील करो, तो इस केस में if I join these 2 points, everyone, so this is slope of, this is secant of yt कर्व। समझे? तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ yt कर्व, ये क्या होगा? क्या ये फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है? तो इट विल बी लाइक y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये है स्लोप ऑफ द सीकेंट ऑफ yt कर्व। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? सिमिलरली zt कर्व का कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब क्या समझ में आया कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी डेल आर बाय डेल टी या डेल एस बाय डेल टी, देखो ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये एक बार में समझ नहीं आने वाली चीज नहीं है, ये आपको 2 बार 3 बार समझ में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीजें क्लियरली दिखने लगेंगी। ठीक है? तो पहली बात जो मैंने आपको बोला है कि किसी भी वेक्टर का ग्राफ डायरेक्टली नहीं खींच सकते, ये स्टेटमेंट मैंने वहां पे लिखा दिया आपके नोट्स में, तो उससे हाईलाइट कीजिएगा। तो कभी भी वेक्टर का ग्राफ है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स टी ग्राफ, वाई टी ग्राफ, जेड टी ग्राफ, उनके स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ सीकेंट ही हमें
हमारे आंसर तक पहुंचाएंगे एज डेल आर बाई डेल टी एवरेज वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है ना। तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं, ठीक है। नोट करें, आगे बढ़ता हूं फास्ट। ठीक है, समझ में आया? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। Okay, there is one question. Sir, at instance we have tangent and in interval we have secant. Yes. Whenever we have to find out instantaneous values, जैसे कि हम अभी तक velocity ही पढ़े हैं जहां पे instantaneous और average दोनों exist करते हैं, तो जब भी हम instantaneous velocity निकालने की कोशिश करेंगे then it is always the slope of tangent, और जब हम average velocity की value निकालेंगे it is the slope of the secant. तो इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट होगा और एवरेज के लिए सीकेंट होगा, याद रहेगा। इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट होगा, एवरेज के लिए सीकेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है ये? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्पेंड सम टाइम एज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लिखिए हेडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। ये दो टर्म के बारे में सोचेंगे बिकॉज ये हम बार बार यूज करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सब टर्म हम लोग यूज करते ही रहेंगे, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, सुन ध्यान से, वी विल टॉक अबाउट इट नाउ, लिसन टू मी। सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, सब लोग सुने। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होता है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी is same everywhere in plane or space। मतलब समझ लो इसको, हम लोग सेम तरीके से यूज करते हैं, बट इनका डिफरेंस है। यूनिफॉर्म मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी इज सेम एवरीवेयर इन प्लेन और स्पेस, मतलब पोजीशन के साथ वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पे जो है, जो औरंगाबाद में है या फिर जो क्रांति चौक में है, वही समर्थ नगर में है, वही ओस्मानपुरा में है, वही सिडको में है, तो वी विल से दैट दिस फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। दिस वी विल से दैट दिस फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट औरंगाबाद, ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सेम एवरीवेयर इन प्लेन और स्पेस, देन वी विल से इट्स यूनिफॉर्म, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, लिखो, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इज सेम विथ टाइम, इट मे बी डिफरेंट at different places, but whatever value